नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 7 अगस्त 2026, दिन है शुक्रवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। राहु काल की अगर बात की जाए तो सुबह 10:40 से लेकर दोपहर के 12:27 तक का समय जो है वो राहु काल का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो है दोपहर को 12 बजे से दोपहर के 12:53 तक का समय जो है वो अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। इसके अलावा आज ही के दिन जो है नेशनल हैंडलूम डे भी मनाया जाता है। अगर इस दिन के इतिहास की बात की जाए तो इसी दिन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादों और बुनकरों को बढ़ावा देना था। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 7 अगस्त के अगर शेड्यूल की बात की जाए तो एनडीए सांसदों संग बैठक और विधायी एजेंडा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 7 अगस्त 2026 की सुबह अपने आधिकारिक आवास पर करीब 45 मिनट जो है नवनिर्वाचित और पहली बार एनडीए लोकसभा सांसदों के साथ एक अहम ब्रेकफास्ट मीटिंग की मेजबानी करेंगे। इस रणनीतिक बैठक का मुख्य उद्देश्य गठबंधन के आंतरिक तालमेल, संसदीय समन्वय को और अधिक मजबूत बनाना है और यह अहम मुलाकात जो है संसद के चल रहे मानसून सत्र के बीच हो रही है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख विधायी एजेंडे और नए बिलों को पारित करने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आगामी सुनवाई होगी। जजों की संख्या बढ़ाने के ऐतिहासिक बिल और अहम अपीलों पर सुनवाई होगी। 7 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक काज लिस्ट के अनुसार नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची, जस्टिस वी मोहना की पीठ जो है सहित कई अहम महत्वपूर्ण बेंच विभिन्न नागरिक और आपराधिक मामलों पर सुनवाई करेंगे। इस दिन अदालत में संसद द्वारा हाल ही में पारित द सुप्रीम कोर्ट यानी कि नंबर ऑफ जजिस एडमेंटमेंट जो बिल है 2026 का, उसके प्रभाव, लंबित संवैधानिक अपीलों, छात्रों के अधिकारों से जुड़े मामलों पर कानूनिक रूप से अहम फैसले और दिशा निर्देश लेने की उम्मीद है। वहीं आज के दिन कर्नाटक में शुरू हो रहा है मेगा जॉब फेयर। 23,900 से अधिक पदों पर मिलेगी नौकरी। कर्नाटक के मूडबिद्री में 7 और 8 अगस्त को भारत के सबसे बड़े मेगा जॉब फेयर में से एक अलेवास प्रगति 2026 की शुरुआत हो रही है, जहां देश विदेश की 300 से अधिक नामी कंपनियां कुल 23,900 से ज्यादा खाली पदों पर युवाओं की सीधी भर्ती करेगी। इस 2 दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अपनी इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न शैक्षणिक योग्यता वाले फ्रेशर्स और अनुभवी प्रोफेशनल्स दोनों के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की। तो हर शुक्रवार जनता के द्वार पहुंचेगा मध्य प्रदेश प्रशासन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 संचालित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य हर शुक्रवार जनता के द्वार पहुंचेगा प्रशासन नारे के तहत शिकायतों का मौके पर ही निपटारा, सरकारी योजनाओं की जमीनी मॉनिटरिंग करना है। इस पहल के तहत अब हर शुक्रवार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए फील्ड वर्जित अनिवार्य होगी और इस दौरान कोई बड़ी कार्यकारिणी बैठकें नहीं होंगी। अब बात करते हैं मौसम अपडेट की। तो भारत में बाढ़ का कहर जारी है। असम, केरल और पहाड़ी राज्यों में भारी तबाही हो चुकी है। 100 से अधिक की मौतों के आंकड़े सामने आए हैं। भारत में सक्रिय मानसून के कारण आई भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग की वजह से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उत्तर पूर्वी राज्य असम की अगर बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी के उफान पर होने से करीब 6.44 लाख लोग जो है विस्थापित हुए हैं और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 95% हिस्सा जो है वो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। वहीं दक्षिण में केरल के कई जिलों में भारी बारिश, लैंडस्लाइडिंग के कारण भारी तबाही हुई है, जिससे 11,000 से अधिक स्थानीय नागरिकों को राहत शिविर में शरण लेनी पड़ी है। अगर बात की जाए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की, तो पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से करीब 900 पर्यटक फंसे हुए हैं, जबकि सेना और एनडीआरएफ की टीमें जो है प्रभावित राज्यों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। अब बात करते हैं सीएम योगी की। अंबेडकर नगर को देंगे बड़ी सौगात। 706 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं को करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अंबेडकर को गोविंद साहिब पहुंचकर 706.81 करोड़ की लागत वाली 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में सड़क, पेयजल, बिजली, पर्यटन और कौशल विकास से जुड़े कार्य शामिल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधन भी करेंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र व प्रमाण पत्र भी विस्तृत किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। इन परियोजनाओं से टांटा और आलापुर, जलालपुर क्षेत्रों में विकास और रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है।
वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी का मास्टर प्लान बन रहा है। 16 से 35 वर्ष के युवाओं के जरिए जाएंगे सुझाव, उनकी आकांक्षाओं पर आधारित होगी यूपी की नई युवा नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की नवी युवा नीति युवाओं की आशंकाओं और भविष्य की जरूरत के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं से सार्वजनिक माध्यम के जरिए सुझाव लिए जाएंगे। नीति निर्माण में विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, शोधार्थियों, स्टार्टअप उद्यमियों और युवा पेशेवरों की भागीदारी जो है सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की निगरानी के लिए स्वतंत्र राज्य युवा आयोग के गठन की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। नई नीति में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, डिजिटल सशक्तिकरण, खेल और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वहीं योगी सरकार का युवाओं को नौकरी का तोहफा, 10वीं पास के लिए इस विभाग में निकलेंगी भर्ती। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग में चपरासी और कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 22 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चपरासी पद के लिए 10वीं पास, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 10वीं पास के साथ साथ सीसीसी प्रमाण पत्र, टाइपिंग योग्यता आवश्यक रहेगी। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 7 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। चुने हुए कैंडिडेट्स को 12,000 से लेकर 17,242 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार जो है सेवा योगन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में 51,600 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। सम्राट की मौजूदगी में लंगटा बाबा समेत 10 कंपनियों से एमओयू लिया गया है। बिहार सरकार के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 51,600 करोड़ के निवेश हेतु 10 प्रमुख कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुए इस समझौते से स्टील, टेक्सटाइल, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ है। सरकार का लक्ष्य बिहार को स्टील हब के रूप में विकसित करना है। इन परियोजनाओं से औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर जो है सर्जित होंगे। वहीं दूसरी तरफ बांकीपुर हार के बाद तेजस्वी का बड़ा एक्शन। बिहार में आरजेडी का पूरा संगठन जो है वो भंग हो गया। अब बनेगी नई टीम। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में जिला, प्रखंड, पंचायत और सभी प्रकोष्ठों की संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी ने जल्द ही नए सिरे से संगठन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। हालिया हार और अंदरूनी मतभेदों के बीच इस कदम को बड़े संगठनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए नई और मजबूत टीम तैयार की जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की राहुल गांधी से बात हुई है। परिसीमन विधेयक के साथ मांगा समर्थन। संसदीय कार्य मंत्री किरेन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से फोन पर बात करके परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश करने के लिए समर्थन मांगा है। राज्य सरकार का कहना है कि इससे महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों से चर्चा के लिए समय मांगा है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि परिसीमन विधेयक पर उसका पहले वाला रुख अभी भी बरकरार रहेगा। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ दी है। कहा, ढह गया है एजुकेशन सिस्टम। झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी ने कहा कि देश का शिक्षा तंत्र जो है वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। उन्होंने कहा, हर सरकार को छात्रों की बात सुनकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी छात्रों का समर्थन करते हुए उनकी मांगों के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही है। वहीं छात्र जो है 25 जुलाई से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब बात करते हैं E20 पेट्रोल की। तो E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का केंद्र सरकार को बड़ा चैलेंज। कहा, लोगों को मिले विकल्प। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल व E20 में से चुनने का विकल्प देने की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों पर E20 पेट्रोल जो है वो थोप रही है और इससे जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रही। केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नीति देश की ऊर्जा सुरक्षा और इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। वहीं जहां केजरीवाल ने केंद्र पर लगाए हैं गंभीर आरोप, वहां एसआईएएम ने भी दी है सफाई। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर एसआईएएम से रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाने और वैज्ञानिक तथ्यों के खिलाफ E20 एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए एसआईएएम की सफाई का हवाला दिया है। एसआईएएम ने कहा कि उसके आंतरिक दस्तावेजों को संदर्भ से हटाकर पेश किया
गया है और ईंधन गुणवत्ता परीक्षण जो है पूरी तरह वैज्ञानिक व निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। विवाद के बीच E20 पेट्रोल नीति पर राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल जो है वो 8 अगस्त से शुरू होने वाली है। नथिंग और ओप्पो स्मार्टफोन्स पर मिलेगा सबसे बड़ा डिस्काउंट। फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल जो है वो 8 अगस्त से शुरू होने वाली है, जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट्स व अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण जो है वो आपको आकर्षित ऑफर्स पर मिल जाएंगे। सेल में नथिंग फोन 4A, फोन 4A प्रो, फोन 4B और ओप्पो के सीरीज व रेनो की 15 सीरीज के स्मार्टफोन जो है आपको स्पेशल डिस्काउंट पर दिए जाएंगे। ग्राहकों को नो कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर का लाभ भी मिलेगा। फ्लिपकार्ट प्लस व VIP कैंडिडेट्स और उपभोक्ताओं के लिए जो है सेल का अर्ली एक्सेस भी अवेलेबल रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। फायर बोल्ट की स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री होने वाली है। इस महीने लॉन्च होंगे बोल्ट एज 5G और बोल्ट ईवो। ऑडियो व वेरिएबल सेगमेंट में पहचान बना चुकी फायर बोल्ट अब भारतीय स्मार्टफोन बाजार में कदम रखने जा रही है। कंपनी इस महीने बोल्ट ब्रांड के तहत बोल्ट एज 5G और बोल्ट ईवो स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। बोल्ट एज 5G को प्रीमियम डिजाइन, रेड कलर ऑप्शन और 5G कनेक्टिविटी के साथ पेश किया जाएगा, जबकि बोल्ट ईवो बजट सेगमेंट में ध्यान में रखते हुए लाया गया है। दोनों स्मार्टफोन अलग अलग डिजाइन और फीचर्स के साथ भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। RSS चीफ मोहन भागवत ने युवाओं को सहारा दिया, बोले उन्हें प्रोटेस्ट का हक है, आंख मूंद कर जनजी पर करूंगा भरोसा। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें जेन जी पर पूरा भरोसा है और छात्रों को बेहतर व्यवस्था के लिए लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। भागवत ने कहा कि सवाल पूछना और बदलाव की मांग करना लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। उन्होंने प्रदर्शन करने वाले युवाओं को बिना वजह एंटी नेशनल कहे जाने को भी गलत बताया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड छात्र आंदोलन पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली है और बोले हैं कि कल बात करेंगे। झारखंड के छात्र आंदोलन पर पूछे गए सवालों में RJD नेता तेजस्वी यादव ने फिलहाल टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि हम इस बात पर कल बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था, बंटी यादव हत्याकांड, बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बंटी यादव के परिवार को आर्थिक सहायता, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। वहीं झारखंड सरकार छात्र आंदोलन को लेकर प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की तैयारी कर रही है। अगली बड़ी खबर खेल जगत से आ रही, जहां एशिया कप 2026 में फिर भिड़ेगी भारत और पाकिस्तान। 5 सितंबर को होगा महामुकाबला। महिला एशिया कप 2026 का आयोजन 28 अगस्त से 13 सितंबर तक UAE में होगा। भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच में बहुप्रतिशत मुकाबला जो है वो 5 सितंबर को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम टूर्नामेंट की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। 8 टीमों वाले इस T20 टूर्नामेंट के लिए जल्द ही सभी देशों के स्क्वाड की घोषणा की जा सकती है। भारत पाकिस्तान मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 8 बजे शुरू होगा, जिस पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें बनी रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ लॉजेन डायमंड लीग में एक्शन में दिखेंगे नीरज चोपड़ा। अरशद नदीम समेत दिग्गजों से होगी टक्कर। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जो है वो 31 अगस्त को लॉजेन डायमंड लीग 2026 में हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता में उनका मुकाबला पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, श्रीलंका के रुमेश और कई अन्य दिग्गज खिलाड़ियों से होगा। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज अपनी लय बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। नीरज इससे पहले 2022-2023 में लॉजेन डायमंड लीग का खिताब जीत चुके हैं और इस बार भी उन्हें शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। इमरान खान की रिहाई को लेकर PTI का अल्टीमेटम। 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च की चेतावनी जारी कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI में इमरान खान की रिहाई को लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने दावा किया है कि न्याय मिलने पर इमरान खान 30 मिनट में जेल से बाहर आ सकते हैं। पार्टी ने मुकदमों की निष्पक्ष सुनवाई, इमरान खान से कानूनी टीम व परिजनों की मुलाकात बहाल करने की मांग की है। PTI का कहना है कि वह अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे।
अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। सीएम सुक्खू ने हिमाचल के हितों से समझौता नहीं होगा कहा। भ्रष्टाचार की संपत्ति जो है गरीबों में बांटी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के संस्थानों और लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति जब्त करके गरीबों में वितरित करने, आय से अधिक संपत्ति रखने वालों से जवाब मांगने की बात कही है। शिमला में करीब 48 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए उन्होंने कई नई जल कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों के लिए जल्द ही अपना परिवारक सुख जो है वो परिवार योजना और नई स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। अगली बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां हरियाणा में जल्द जारी होगा HSSC का वार्षिक भर्ती कैलेंडर। सीएम नायब सैनी ने ऐलान कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जो है वो जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अधिक पारदर्शी, समयबद्ध व अभर्ती हितैषी बनाने का भरोसा दिया। सरकार युवाओं के सुझाव के आधार पर भर्ती व्यवस्था में लगातार सुधार कर रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे अब्बान की मौत हो गई है। भाई एजम बोले कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अब्बान अहमद की झांसी में सड़क हादसे में मौत होगी। हादसे के बाद भाई एजम ने कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली है। पुलिस के अनुसार झांसी कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार SUV डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें अब्बान और उसके दोस्त की जान चली गई। हादसे में 3 अन्य लोग भी घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। गृह मंत्री अमित शाह से मिले TMC के 3 बागी मुस्लिम सांसद की ये बड़ी मांगे। TMC छोड़कर NCPI में शामिल हुए सांसद अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान और खली उल हमान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तीनों नेताओं ने SIR से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे और अदालत के निर्देशों के अनुरूप धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति देने की मांग उठाई है। सांसदों ने अपनी मांगों से जुड़ी एक चिट्ठी भी गृह मंत्री को सौंप दी है। हाल ही में उनके TMC में वापसी की अटकलें भी सामने आई थी, जिन्हें NCPI नेताओं ने खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर ओडिशा से आ रही है, जहां भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 3000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर स्ट्रीक वार की क्षमता है इसमें। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। लगभग 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली ये मिसाइल अत्याधुनिक नेविगेशन व एवियोनिक्स तकनीक से लेस है और परीक्षण के दौरान इसकी री एंट्री हीट शील्ड ने करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान की सफलतापूर्वक सहन किया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार मिसाइल ने सभी तकनीकी व परिचालक मानकों को पूरा करते हुए भारत की सामरिक क्षमता को और मजबूत किया है। अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पंजाब ने नीति आयोग एजुकेशन इंडेक्स में केरल को पछाड़ दिया। 882 सरकारी स्कूली बच्चों ने पास किया नीट एग्जाम। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने दावा किया है कि राज्य ने नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 में केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा पास की है। पंजाब पहले से लेकर 12वीं तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्य विषय के रूप में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। सरकार ने स्कूलों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार का दावा भी किया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में कृषि बजट रखा गया, किसानों के लिए खुला खजाना दिया गया है। 58,374 करोड़ का प्रावधान रखा गया। अनलीनो से निपटने के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। तमिलनाडु सरकार ने 2026-27 के लिए 58,374 करोड़ का कृषि बजट पेश करते हुए किसानों के लिए 17,000 करोड़ के फसल ऋण, 3,000 करोड़ के कार्यशील पूंजी ऋण की घोषणा की है। सरकार ने सुपर अल नीनो से प्रभावित होने वाले 12 जिलों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है। बजट में मृदा उर्वरता मिशन, कार्बन क्रेडिट योजना, माइक्रो इरिगेशन और दलहन तिलहन उत्पादन बढ़ने कर जोर दिया गया है। हालांकि विपक्ष ने बजट को किसानों के लिए पर्याप्त नहीं बताते हुए उसकी आलोचना भी की है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश कैबिनेट के 33 बड़े फैसले, नई PPP नीति और अमरावती विकास को मंजूरी मिल गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में 33 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें नई PPP नीति 2026 और अमरावती के विकास से जुड़े फैसले शामिल हैं। सरकार ने परिवहन, बंदरगाह, हवाई अड्डे, स्वास्थ्य, शिक्षा,
अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देने का फैसला किया है। साथ ही भविष्य की संभावनाओं वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 1500 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंडिंग के ब्रिज फंड का भी प्रावधान किया है। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना और बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी को जमानत दे दिया। हाई कोर्ट की टिप्पणी पर जताई आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के कथित धोखाधड़ी मामले में आरोपी श्यामलाल मीणा को जमानत देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मामलों की मेरिट में जरूरत से ज्यादा गहराई तक नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और ट्रायल अभी बाकी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करके आरोपी की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।